हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि मैंने डेमो वीडियोस में ये कहा था कि मैं बहुत जल्दी ही कोर्सेज अपलोड करूंगा, तो आज मैं कोर्सेज अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोगों से मुझे फीडबैक मिली, बहुत से लोगों ने मेरे इस इनिशिएटिव को सराहा। मैं सबका आभारी हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, उनके कमेंट्स का। और एक फीडबैक मुझे ये भी मिली थी कि बहुत से लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस है, फिजिक्स में मैकेनिक्स है। तो मैं शुरुआत कैलकुलस से कर रहा हूँ, उसके बाद मैकेनिक्स अपलोड करूंगा और एक एक करके सारे कोर्सेज फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कुछ महीनों में मैं अपलोड कर दूंगा। मैं जो अपलोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये एक सीक्वेंस में होगी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस में कोई भी वीडियो मिस नहीं करें, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहां मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए और सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो जाएं, कॉन्फिडेंस आ जाए, इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज कोई वीडियो आप इसमें मिस मत करिएगा, सारी वीडियो सीरियल से देखिएगा। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैलकुलस। तो आइए जानते हैं कि कैलकुलस क्या होता है। तो कैलकुलस इंटरमीडिएट में इंट्रोड्यूस होता है और ये थोड़ा सा नया सब्जेक्ट होता है लोगों के लिए। ये एक वजह है कि जिससे लोगों को थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। फिर इसमें बहुत सी जो डेफिनेशंस हैं जो बुक्स में लिखी हैं, वो फर्स्ट इंस्टेंस में उन्हें समझने में प्रॉब्लम आती है लोगों को। और तीसरी चीज एक ये है कि कैलकुलस का एप्लीकेशन फिजिक्स में और इवन केमिस्ट्री के अंदर होता है। तो इस वजह से लोगों को फिजिक्स और इवन केमिस्ट्री में उस जगह जहाँ कैलकुलस का एप्लीकेशन हो रहा है वो मुश्किल लगने लगती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी इस सीरीज में कैलकुलस मेड इजी सीरीज के अंदर मैंने कोशिश करी है कि सरल से सरल, आसान से आसान तरह से मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूं, पेश करूं, ताकि आपको सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाए, आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको सब्जेक्ट पे कमांड हो जाए, इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आपको सब्जेक्ट में कमांड आ जाएगा, आप सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर आप ये डेफिनेशंस भी जो बुक्स में लिखी है ये पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस को। तो कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को टच करते हुए हम जाएंगे। कैलकुलस 17वीं सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन और सर लेibniz, जो कि बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया था। ये हैं आइजैक न्यूटन और ये हैं लेibniz। इस चीज पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी इस वक्त हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के बारे में जानना। तो चलिए पहले समझते हैं कि कैलकुलस है क्या। व्हाट इज कैलकुलस, क्या है कैलकुलस? तो देखिए, अभी तक जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जैसे कि ज्योमेट्री और एलजेब्रा, तो वहां क्या करते थे आप? ज्योमेट्री के अंदर आप शेप्स की स्टडी करते थे, यानी शेप्स है, स्ट्रेट लाइन है, एंगल है, सर्किल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन्स हैं। तो इन सब की आप स्टडी करा करते थे। इसी तरह से अलजेब्रा के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल इक्वेशंस की हम लोग स्टडी करते थे। अभी तक आपने 10th में किया होगा। जैसे कि कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस ये हैं, दो तीन एग्जाम्पल्स।
तो कैलकुलस में हम क्या करते हैं? कैलकुलस में हम कंटिन्यूअस चेंज को स्टडी करते हैं। कैलकुलस डील्स विद स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। तो अब सवाल ये होता है कि चेंज को स्टडी करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरी है कि हम चेंज को स्टडी करें और किस तरह की चेंज को हम स्टडी करते हैं? इसका जवाब ये है कि अगर हमारा कैलकुलेशन जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जो पैरामीटर्स हमारे कैलकुलेशन का बेसिस है, उसमें अगर चेंज हो रही है तो फिर हमें जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि ये चेंज किस तरह की हो रही है। जैसे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं x इंटू वाई। मान लीजिए x की वैल्यू जो है वो 5 है और y की वैल्यू 6 है, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 बराबर 30। लेकिन अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है या y की वैल्यू चेंज हो रही है या दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, तब हम क्या करें? तब हमें जरूरी होता है इस चेंज को स्टडी करने। तो आगे मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चेंज होती क्या है और चेंज को स्टडी करने से हमारा क्या मतलब है। आप सब लोग जानते होंगे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर रेक्टेंगल आप लीजिए और इधर से इधर जाइए, यानी एरो की डायरेक्शन में मूव करिए, तो ब्रेथ जो है, ये डायमेंशन, ये कांस्टेंट रहता है। आप कहीं पर हो, आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, कहीं पर भी हो, ये डायमेंशन कांस्टेंट रहता है। आप इस डायरेक्शन में मूव करिए तो ये डायमेंशंस यानी लेंथ देखिए कांस्टेंट रह रहा है। इसीलिए एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर हमें सर्कल का एरिया मेजर करना है, जहां पर अगर आप इन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जाएंगे तो देखेंगे कि डायमेंशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं डायमेंशन बदल रही है। अब आप कहेंगे नहीं, सर्किल का एरिया जो है वो तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो हमारा कैलकुलस से ही निकलता है। अब मान लीजिए आप देखिए इस डायरेक्शन में मूव करते हैं जो एरो से इंडिकेटेड है, तो ये डायमेंशन चेंज होती जा रही है। ये देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो और चेंज हो जाएगी, यहां पर कुछ और होगी, राइट? ये हो जाएगी। या आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये डायमेंशन चेंज हो रही है। यहाँ कुछ थी, यहाँ कुछ थी, यहाँ कुछ थी, और ऊपर भी इस तरह से चेंज होती चली जा रही है। अब हमें क्या करें? अब हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन यहाँ तो डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह की शेप है, इसको कैसे निकालिए? चलिए सर्किल का एरिया तो आपको मालूम है, ये एक, इस शेप को कहते हैं हम इलिप्स या कोई भी रेगुलर शेप है। अब इसमें भी अगर आप देखिए इस डायरेक्शन में मूव करिए तो ये डायमेंशन चेंज हो रही है, देखिए। या आप इस डायरेक्शन में मूव करिए तो ये डायमेंशन चेंज हो रही है। तो क्या करेंगे हम? प्रॉब्लम यहां पर आती है। आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। एरिया ऑफ द बेस, अब बेस अगर मैंने ये जो रेड कलर से, लाइट रेड कलर से जो शो की है, इसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ द बेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
इनटू हाइट। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें, देखिए हाइट की डायरेक्शन में, तो ये जितने भी एरिया आएंगे ये एक से ही होंगे। यहाँ भी लेंथ एल है, यहाँ भी ब्रेड बी है, यहाँ भी लेंथ एल है, यहाँ भी ब्रेड बी है। तो जैसे जैसे देखिए हम हाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एरिया कांस्टेंट रह रहा है, इसीलिए हम उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोन का निकालना हो तो यहाँ ये इसकी बेस है, ये इसकी बेस है। अब आप हाइट की डायरेक्शन में मूव करिए तो देखिए ये एरिया चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ और छोटा हो गया। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट नहीं यूज करके निकाल सकते। आप कैसे निकालेंगे? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। आप कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एक कार ट्रेवल कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? एस इंटू टी। बहुत सिंपल है। अगर आप किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि कांस्टेंट है, तो 2 घंटे में कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 2 घंटे में आप करेंगे 60 इंटू 2, 120 आवर्स, 120 किलोमीटर, सॉरी, 1.5 आवर में 60 इंटू 1.5 यानी 90 किलोमीटर। तो क्या करा आपने? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है हमारा। तो यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक और तरीका भी है ग्राफ से निकालने का। आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो, नहीं तो पढ़ाया जाएगा। अगर स्पीड और टाइम के बीच में हम एक ग्राफ खींचे तो आप देखेंगे कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती तो स्ट्रेट लाइन आएगा। किसी भी टाइम पर t1 अगर टाइम लें, ये t2 टाइम लें, तो देखिए t1 पे भी स्पीड जो है वो हमारी ऐसी है और t2 पे भी उसी तरह से हमारी स्पीड s है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आए ब्लू कलर से। तो अगर आपको t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो आप इस रेक्टेंगल को देखिए, इसकी एक साइड है s और एक साइड है t, तो इसका एरिया बराबर हो गया s इंटू टी। s इंटू टी हमारा जो है वो डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डिस्टेंस जो है वो एरिया से रिप्रेजेंट होता है। अगर स्पीड और टाइम के बीच में हम एक ग्राफ खींचे तो जो एरिया इनक्लोज होगा उस ग्राफ में वो हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो जब है जब हमारी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अब अगर हमारी स्पीड ही वेरी कर रही है, जैसे कि इस तरह से, यहां स्पीड 0 थी, फिर बढ़ी, बढ़ के यहां पहुंची, फिर घटने लगी, घट के यहां पहुंची, फिर बढ़ी और यहां पहुंची और यहां से फिर घटते घटते यहां आके 0 हो गई। अब ये किसी तरह से भी हो सकता है, ये हमारा जो वेरिएशन। अब यहां पर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। और अगर आप एरिया कैलकुलेट करके एरिया को मेजर करना चाहें, उससे डिस्टेंस निकालना चाहें, जो दूसरा तरीका है, ये भी आप कैसे अप्लाई करेंगे? ये तो इररेगुलर शेप है इस फिगर का। तो प्रॉब्लम ये आता है कि इस कर्व के नीचे हम एरिया कैसे निकालें?
क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज को स्टडी करने की ज़रूरत है। अब ये तो एग्ज़ाम्पल्स हो गई मैथमेटिक्स और फिज़िक्स से समझिए। अब एक डेली की एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आप बीपी देखें, ब्लड प्रेशर, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे दिन में देखें तो चेंज होता है, एज के साथ भी चेंज होता है। तो अगर आप एक एक्सिस पे टाइम ले लें, यानी शाम के 6 बजे से दूसरे दिन के 6 बजे, एक दिन